राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की एप्लीकेशन की। जैसे 3 एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ली थी स्टूडेंट्स। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक शो होगा हमारी प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को। तो देखिए भी हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर आ गए थे स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा है अभी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो मेटल है हमारी, द मेटल्स लाइक, जैसे कि दी मेटल्स लाइक, कैसे, सिल्वर, गोल्ड, जो हमारी मेटल है कौन कौन सी, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसी ऐसी जो भी रिएक्टिव मेटल, जैसे टीन हो गया, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, ETC आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर देखा था। इसके अंदर हम जब क्या करते थे, जो एनोड के ऊपर हम क्या लेते थे, इम्प्योर के ऊपर वो लेते थे, जबकि जिसके ऊपर हमने क्या करनी थी, लेयर चढ़ानी होती थी, उसको हम क्या कहते थे, वहां पर उसको हम एनोड के ऊपर रखते थे। तो क्या होता था, जैसे इम्प्योर मेटल थी हमारी, हम बात करते हैं अभी, जैसे यहाँ था तो यहाँ पर एनोड होती थी, यहाँ पर मान लीजिए कैथोड है। तो जो ये इम्प्योर मेटल थी ये क्या हो जाती थी, ये इसके जो साल्ट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होती रहती थी, और जो ये यहाँ पर क्या हो जाता था, जो कैथोड के ऊपर, यानी कि जो कैथोड थी वो हमारी क्या होती जाती थी, जो वो है हमारी, वो थिक होती जाती थी, लेकिन जो हमारी ये है वो मेल्ट हो जाती थी, और इम्प्योरिटी जी जो भी यहाँ पर वो हमें एनोड के रूप में, यानी कि जो एनोड है वहाँ पर एनोड मड के रूप में हमें मिलता था। इस तरह से इनकी रिफाइनिंग की जाती थी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनकी रिफाइनिंग करके यहाँ पर हमें क्या मिलता था, एनोड मड मिलता था। तो वही रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने देखा भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल जो भी हमारी होती है, जो भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल के साथ एक्सट्रैक्ट की जाती है, बहुत सारी मेटल है, तो उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो फैराडेज के लॉ है, अब उसके अंदर फैराडेज के लॉ के अंदर क्या था, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से पास करेंगे उतने ही क्या हो जाएगा, जो लेयर है वो इसके ऊपर जमा होती जाएगी। तो उसके हम देखेंगे आगे, जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो भी लगभग इसका ही मेथड है, इसी की एप्लीकेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं इसके अंदर हम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका एक पार्ट है, और आप लोगों ने देखा होगा भी, जो हमारे क्या होते हैं, जैसे आपने साइकिल का वो देखा हो, हैंडल देखा हो, तो आपने देखा होगा भी वो काफी चमकदार होता है। ऐसा क्या कारण है भी वो चमकदार है? अब आपको पता है जो हमारा आयरन है, आयरन आपको पता है भी शाइन नहीं करता, लेकिन जो उसका साइकिल का हैंडल होता है या कोई बाइक्स है उसका हैंडल होता है, तो आप लोग देखते हो वो काफी क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है उसका। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका कारण है उसके ऊपर क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझते हैं भी क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा भाई, एक रिएक्टिव मेटल के दूसरे के ऊपर क्या की जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन और बाय इसके जो यूज है उसके द्वारा हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये एप्लीकेशन नंबर हमारी कौन सी है स्टूडेंट्स? ये एप्लीकेशन नंबर 5 है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच द लेयर ऑफ वन मेटल, यानी कि हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच द लेयर, या कोटिंग कह दे, कोटिंग ऑफ, द प्रोसेस इन विच द लेयर और कोटिंग ऑफ वन मेटल टू अदर मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग और कोटिंग, लेयरिंग लिखेंगे या लेयरिंग और कोटिंग ऑफ वन मेटल टू द अदर मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए भी। मैं साइकिल के हैंडल की बात कर रहा था, और उस हैंडल के ऊपर क्या होता है, क्रोमियम की लेयर जमी हुई होती है स्टूडेंट्स। और जब आप उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पीटोगे,
यानी कि जब बाई चांस कोई आपका क्या है साइकिल टूटा हुआ है या खराब है, तब उसके ऊपर आप जोर जोर से हैमरिंग करके देखना, तो उसके ऊपर आपको पता लगेगा उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई होती है किसकी, आयरन की, और वो काफी क्या हो जाती है, काफी अटैच्ड होती है स्टूडेंट्स। अब वो इसलिए किस लिए लगाई जाती है, एक तो उसका अपीयरेंस कैसा हो जाए, शाइनी हो जाए, और दूसरा ही इसलिए लगाई जाती है ताकि उस हैंडल के ऊपर क्या ना लगे, रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो, इसीलिए क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारी कोरोजन है, कोरोजन आप इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे भी, जो क्या होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, या फिर आपने 10th क्लास के अंदर देखा होगा भी कॉपर है, जो कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है, सल्फाइड की लेयर जम जाने के कारण वो कैसा हो जाता है, हमारा ग्रीन कलर का लेयर जम जाती है। यानी कि जब आपने क्या किया, कोई रिंग्स पहनी हुई हो हैंड के अंदर या फिंगर के अंदर, तो जब उसको आपको काफी महीने मंथ्स हो जाते हैं, तो आप जब उसको उतार के देखते हो तो ग्रीन कलर की लेयर सी जम जाती है, वो क्या होता है, वो उसका कोरोजन होता है किसका, या रस्टिंग ऑफ कॉपर कह सकते हैं आप, यानी कि उसके ऊपर भी जर लग जाती है। ऐसे ही जैसे ही हम क्या करके लेके आते हैं, ज्वेलरी लेके आते हैं किसकी, सिल्वर की, तो जैसे आप देखते हैं जब लेके आते हैं और उसके लगभग 6-7 महीने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका शाइनी अपीयरेंस क्या हो जाता है, डल हो जाता है। वो ऐसा क्या होता है, क्योंकि उसकी ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जड़ जाने के कारण वो कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है स्टूडेंट्स। तो वो भी क्या है, रस्टिंग कह लें या कोरोजन ऑफ किसका, सिल्वर का कहें। तो ऐसा प्रोसेस पढ़ते हैं भी जिसके कारण उसके ऊपर कोरोजन ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या फिर उसका शाइनी अपीयरेंस लेके आने के लिए, जैसे आपने देखा होगा भी क्या करते हैं कि जब भी आप ज्वेलरी लेके आते हैं तो आपको लिखता भी है गोल्ड की जैसे है, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता। कई बार क्या करते हैं, सिल्वर के ऊपर या कॉपर के ऊपर गोल्ड की क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे उसका आपको अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, गोल्ड की तरह दिखाई देने लगता है। तो ये चीजें होती हैं हमारा किसके अंदर, ज्वेलरीज के अंदर। सारी जो सस्ती ज्वेलरी होती है उसका कारण यही होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो समझते हैं बच्चों भी क्या क्या होता है। अब जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कैथोड है और एनोड है, हमारे पास दो ही चीजें होती है, कैथोड और एनोड। तो ये इसको याद रखना भी काफी इजी है स्टूडेंट्स। कैथोड के ऊपर तो हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, कैथोड के ऊपर हम ऐसी मेटल को लेंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मान लीजिए मैं आयरन की बात कर लेता हूँ, आयरन स्पून ले लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए ये चीज़ हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा अलग हो गया स्टूडेंट्स। तो हम मान लेते हैं भी इसके ऊपर हमने क्या करनी है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और ये किसकी, आयरन की है। तो आप लोगों को पता होगा भी क्या होता है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए आपको क्रोमियम करना है तो क्रोमियम की ले लेते हैं, यदि आप जो भी मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब कैटायन क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है और एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए भी एनोड के ऊपर कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होगा, इसके ऊपर तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और मैंने याद करने का तरीका सिखाया था, याद कीजिए, मैंने कहा था भी एनोड की तरफ क्या करेंगे, एनायंस मूव करेंगे। एनायंस का कहाँ पर मूव करते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो इसलिए क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। क्या ये कनेक्शन सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, टर्मिनल के साथ नेगेटिव कनेक्ट होता है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए कह रहा था भी आप लोगों को याद होनी चाहिए या आप देख लेना चाहिए, क्योंकि इसके याद करने के ट्रिक्स भी आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग बता दी जाते हैं। और यहाँ पर उस जिसका भी साल्ट हमने इसके ऊपर चढ़ाना है, उस मेटल का हम यहाँ पर साल्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को याद रखना है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं भी हम क्या कर रहे हैं, स्पून या जो आपकी कड़छी वगैरह है, जो भी आप कहें इसको, तो उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है, उसको पूरी तरह से डीप कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको पूरी तरह से डीप कर दिया जाता है ताकि पूरी लेयरिंग इसके ऊपर हो सके, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एनोड और कैथोड से। तो इस तरह से इनको डिपॉजिट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे इनको डीप कर दिया जाता है उस सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर से, अब क्या होगा, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको पता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या होगा, जो मेटल है हमारी वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर मान लीजिए जिंक की लेयर चढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर जिंक ले लेता हूँ, और ये क्या है हमारा Fe आयरन है।
तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम थोड़ा सा डिल्यूट HCl सल्फ्यूरिक एसिड जो भी आप डालना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा आयन बन जाते हैं 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इस तरह के आयन बनेंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेंगे। जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये Zn2 पॉजिटिव के अंदर टूट जाएगा। अब ये Zn2 पॉजिटिव के अंदर जैसे ही टूट रहा है तो उसी टाइम क्या होगा, यहाँ से कोई ना कोई सॉल्यूशन में से Zn2 पॉजिटिव इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक लेयर आ जाती है, किसकी, ये लेयर आ जाएगी। अब इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। भी हमने क्या किया था, जो जिंक है, जिंक को हमने क्या लिया, अलग कलर का ले लेते हैं। अब ये जिंक था, अब जिंक क्या होना स्टार्ट हो गया, उसने एक लेयर बना देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब इसका फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, एक फायदा तो ये हुआ हमारा क्या भाई, इसके ऊपर रस्टिंग ऑफ आयरन लगेगी। दूसरा इसका शाइनी अपीयरेंस आ जाता है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, और ये जल्दी से खराब भी नहीं होते। तो ये सारी चीजें थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने रखा भी क्या था, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड के ऊपर रखते हैं, और जो हमने क्या करना, जिसकी लेयर डिपॉजिट करनी होती है उसको हम एनोड के ऊपर रखते हैं। और उसके साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जो भी सूटेबल साल्ट होता है उसके अंदर डिसोल्व कर दिया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। पास करने के बाद यहाँ से जो आयन है, यहाँ पे जो भी रोड होगी, जिस भी मेटल, क्योंकि अलग अलग होते हैं अलग अलग केस के अंदर, तो वहां से जैसे मैंने सिल्वर के अंदर क्या करनी है, गोल्ड की करनी है, तो भी यही प्रोसीजर होगा। तो यहाँ से वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये इसके अंदर एक आयन आता है, उतने ही आयन इसके ऊपर, अब हमने बताया तभी जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उतने ही अमाउंट के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर ये हमने सेकंड लॉ के अंदर देखा था। तो यहाँ पर क्वांटिटी पास की तो इसके ऊपर लेयर जम जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो इसके अलावा इसका ये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा। थ्योरी अपने आप लिख लेनी है भी, कैथोड पे हमने क्या लिया, एनोड पे क्या लिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या प्रोसेस होता है, 3-4 लाइनें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है काफी, ये चीजें याद रखनी है भी, चार्ज क्या आता है, कैसे किस तरह से लिया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो इसका एक डेरिवेशन दे रखा है स्टूडेंट्स इसी का भी, वो लेयर कितनी मोटी, जिसके ऊपर थिक लेयर है वो कितनी थिक होगी, इस चीज की हम बात करेंगे, अब वर्क फंक्शन के अंदर बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं अभी जो लेट एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ मानने जो किस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड, मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि जो हमारी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, उसका एरिया क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड, उसको हम मान लेते हैं x, ए मान लेते हैं, ए से मतलब एरिया सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूं थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर, अब जो थिकनेस होगी उसकी लेयर की वो देख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर, वो लेयर कितनी मोटी उसके ऊपर चढ़ी है, यानी कि कितनी थिक है वो लेयर, तो उसकी बात करते हैं हम, वो आ जाती है स्टूडेंट्स हमारी x सेंटीमीटर। उसके बाद जो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोटेड, यानी वॉल्यूम ऑफ कोटेड, क्या कोटेड ऑफ किसको लिखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर, या कोटेड आ गया और या इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर बोल देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आपको पता है a इंटू में x सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगी, ये हमारी वॉल्यूम आ जाती है स्टूडेंट्स। तो इतना तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आ जाती है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड डिपॉजिट सब्सटेंस, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं अब, मास ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड सब्सटेंस, इलेक्ट्रोप्लेटेड सब्सटेंस। अब आपको पता है स्टूडेंट्स एक चीज का, लो आप लोगों को पता है भी, जो हमारा क्या होता था, जो हम बात करें किसकी, डेंसिटी की बात करूं तो मैं क्या होता था, वो मास अपॉन में वॉल्यूम होता था। ठीक है, ये डेंसिटी होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम, यदि मुझे मास निकालना हो तो क्या चाहिए, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कह सकता हूं ना मैं। तो ये चीज करनी है हमने, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है हमें पता नहीं है, तो डेंसिटी को डी मान लेते हैं, वैसे कुछ ना कुछ गिवन होगी। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम तो आ गया x इंटू में a इंटू में x, और यहाँ पर क्या आ जाता है, साथ में आ जाता है डेंसिटी। तो ये आ गया मास, और मास किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स, ग्राम के अंदर होगा। तो ये डी हमारी क्या थी, डेंसिटी। अब सारे एक चीज़ का पता होना चाहिए भी डी क्या होगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस,
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये डेंसिटी होगी स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस की। तो ये चीज़ थी। और डेंसिटी किसकी है? जो डेंसिटी ऑफ कोटेड लेयर की होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या हम कहते हैं ऑफ कोटेड लेयर की। उसके बाद क्या करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स है, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या था? मास ऑफ डिपॉजिट लेयर कैन बी, फैराडे लॉज ने हमें क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ का एक हमारा नियम आया था स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो प्रीवियस क्लास के अंदर है। उसके अंदर क्या था? W हमारा किसके बराबर रहा? W इज इक्वल टू था हमारा ITE, और इसके अंदर सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 96,500 कूलम। तो ये चीज था। I हमारा करंट था, T हमारा टाइम था, और E हमारा क्या था? इक्विवेलेंट वेट था स्टूडेंट्स किसी भी उस सब्सटेंस का जिसको हम लेके बात करते थे। अब आपको पता है बच्चों भाई ये भी क्या था? जो मास ओ ये क्या था? जो हमारा मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस था, मास ऑफ डिपॉजिटेड, ये हमने पिछली प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। डिपॉजिटेड सब्सटेंस का था मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। तो अब ये देखिए भाई ये भी मास है, ये किसका मास है? ये भी डिपॉजिटेड मास का है, और ये भी डिपॉजिटेड मास का है। इसका मतलब ये दोनों रिलेशनशिप क्या आ जाएंगी? एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों ने इतना समझना है स्टूडेंट्स भी क्या कर निकाल रहे हैं हमने वो जो भी मेटल का जो भी सरफेस एरिया था उसको कैलकुलेट कर दिया, वो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर हमने जो लेयर, अब हमें लेयर बता करनी है भी कितनी लेयर होगी, उसको हम मान लेते हैं x। अब एरिया आपको गिवन होगा, यदि आपको थिकनेस निकालनी है इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर की, उसको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। आपको पता है भी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोटेड इलेक्ट्रोप्लेटेड क्या हो जाएगा? एरिया इनटू में लेंथ हो जाता है, यानी कि लेंथ होगी तो वो क्या होता है? वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड सब्सटेंस वो क्या होगा? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम हो जाता है। तो इसको हमने लिख दिया। तो ये हमारा यही चीज है, कहीं आप अलग समझो, ये इसी का फॉर्मूला है। उसके बाद डी हमने पता की फिर जो डेंसिटी थी वो किसकी थी? कोटेड लेयर की जो डेंसिटी थी वो लिख ली। अब ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो मास डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का, एक ही तो बात है, ये भी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो ये भी डिपॉजिट हो रहा है और ये भी डिपॉजिट हो रहा है, तो दोनों डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेशन निकालना हमने। हमारा मेन मोटिव ये थोड़ी था, हमारा मोटिव था भी हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो बात ही नहीं की हमने, तो इसको हम क्या करते हैं? अब रिलेट करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले दोनों को इक्वेट करते हैं। वहां से हमें क्या मिल जाएगी? थिकनेस मिल जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टर्म के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म के अंदर। तो देखिए भी स्टूडेंट्स क्या किया अब मैंने इसके अंदर, तो यहाँ से ये भी कर दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a इंटू में x इंटू में d इक्वल टू आ जाएगा हमारा किसके? ITE डिवाइडेड बाय 96,500, इसके इक्वल टू आ जाता है। क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x इधर रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी। और यदि ये सारी की सारी चीज़ गिवन है तो आप आसानी से उस न्यूमेरिकल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे का सारा कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं भी सारे का सारा, उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा भी क्या क्या हमने चीज़ें बताने की कोशिश की थी, किस तरह से हमने बताया आप लोगों को। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और आप थिकनेस ऑफ लेयर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चीज़ थी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे हम क्या करते हैं, अब कैथोड के ऊपर क्या रखा जाता है, एनोड के ऊपर क्या रखा जाता है, और साल्ट सॉल्यूशन कौन से ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, लगभग पहले ही कुछ तो फिक्स होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, ये चीज़ भी देख सकते हैं। तो कुछ सब्सटेंस के नाम लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वहाँ से आप समझेंगे भी क्या क्या होता है। जैसे मैं आयरन की बात कर रहा था, अब यदि हम क्या कर रहे थे, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या करनी है, जिंक की लेयर चढ़ानी, तो मैं यहाँ पर जिंक रख देता था जैसे हमने किया है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चलते थे स्टूडेंट्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता था जिंक सल्फेट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ऐसे ही यदि मेरे पास आयरन की ऑब्जेक्ट है और मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे 3 इसके ऊपर चढ़ाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ Sn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा SnSO4 की, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा उसका। और थोड़ा सा हम क्या डाल देते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम क्या डालते हैं,
एसिड, वो क्या कहते हैं अभी, सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी एसिड होता है थोड़ी सी अमाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई भी गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर मेटेलिक, किसी भी मेटल के ऊपर क्या करना है, गोल्ड की लेयर उठानी है, तो वहाँ पर भी हम इस तरह से काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में था स्टूडेंट्स। फिर एक लास्ट है, हमारी लास्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझते होंगे, फिजिक्स के अंदर भी आती है बहुत सारी बार भी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कितना बढ़िया चलता है, उस चीज़ की बात करते हैं हम। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लास्ट है हमारी एप्लीकेशन। उसके बाद हम इसके वो बेस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी की बात करेंगे इसके अंदर। और उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स। 2-3 उसके अंदर समझाने की कोशिश करेंगे भी किस तरह से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इसके अंदर करंट एफिशिएंसी क्या होती है। तो मैं लिख देता हूँ भी करंट एफिशिएंसी। अब करंट एफिशिएंसी किसके इक्वल टू आएगी, ये हमारा बच्चों एक्चुअल करंट डिवाइड बाय में किसके आएगा, डिवाइड बाय में आएगा हमारा अपेरेंट, जो एमीटर का जो करंट हमें शो करता है एमीटर करंट, और साथ में क्या कर देते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब भी आप किसी की एफिशिएंसी निकालते हैं उसको परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे मैं कह दूं भी ये इंजन कितनी एफिशिएंसी देगा, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना चलेगा, मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मान लेता हूं मैं 100% एफिशिएंसी के लिए क्या होता है भाई, उसका एक्चुअल रेट कितना है, 40 है। लेकिन वो 40 किलोमीटर ना चल के क्या चले, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 36 किलोमीटर चले, इनटू में हम परसेंटेज के लिए 100 लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, लगभग 90% के करीब आएगी। तो इस तरह से क्या होता है भी, एफिशिएंसी जिस तरह से निकाली जाती है तो वही चीज़ें हैं हमारी सारी की सारी भाई। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 90% होगी। तो ऐसे ही जो एफिशिएंसी भी जो एक्चुअल करंट हो गया और उसको डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, एमीटर वाले करंट के साथ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके अंदर, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो क्या हो जाता है, करंट एफिशिएंसी आ जाएगी। या एक्चुअल डिपॉजिट मास ऑफ इलेक्ट्रोड, या हम एक और वर्ड के अंदर बात करते हैं इसी के अंदर, इसी का एक और फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल के अंदर जो क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ, मास डिपॉजिटेड होता है सर, एक्चुअल डिपॉजिटेड मास, एक्चुअल डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स क्या, डिवाइड में होगा हमारा कैलकुलेटेड मास यूजिंग फैराडेज लॉ, कैलकुलेटेड मास बाय फैराडे लॉज, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो उसका मास आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, करंट एफिशिएंसी आ जाती है स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही दिया गया है, इसके अंदर यही चीज़ें बताई गई है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा भी फैराडेज लॉ क्या है, किस तरह से इनका यूज़ होता है, क्या इनकी एप्लीकेशन है। जैसे आपने सबसे ज़्यादा तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या मिली थी, कैलकुलेट करने के वो मिली थी। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल होते हैं। सिर्फ फंडा हमारा वही है भी, आप लोगों को 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में। भाई न्यूमेरिकल के अंदर दिया क्या है, पूछा क्या है, और हाफ फॉर्मूला क्या है। यदि ये 3 चीज़ आप लोग नोट कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स। अब क्या किया उन्होंने, कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन नंबर हमारा ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, 3.10 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या कह रखे हैं भाई, इसके अंदर कहता भी एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइज किया गया है कितने मिनट, 10 मिनट्स। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 10 मिनट्स इलेक्ट्रोलाइज किया गया है। उसके बाद इसको समझना है बस आपने, विद ए करंट ऑफ एम्पियर कितना है, यानी करंट दे रखा है स्टूडेंट्स, करंट कितना कह रखा है वो 1.5 एम्पियर, वो करंट की बात कर रहे हैं, एम्पियर करंट। फिर उसके अंदर पूछा गया है, ये चीज देखते हैं, करंट व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कि मास बताना है जो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुई है, ये चीज बतानी है स्टूडेंट्स। यानी क्या पूछा उन्होंने, मास ऑफ कॉपर
डिपॉजिटेड ऑन कैथो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी हुई है। तो आप लोगों को अभी फॉर्मूला पीछे भी किया था हमने, आप लोगों को सीधा ही वो फॉर्मूला याद कर लेना। उस फॉर्मूले का क्या था, W हमारा बराबर होता था आई टी इंटू में क्या होता था इक्विवेलेंट वेट, और क्या होता था 96,500। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने दिया क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो मैं उसी बात के ऊपर आता हूँ भी इन्होंने दिया क्या क्या है और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया। अब देखिए अभी क्या दे रखा है, एक तो आई दे रखा है, आई कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर दे रखा है, ठीक। उसके बाद जो टाइम है, टाइम क्या है अभी 10 मिनट्स, लेकिन आपको पता है ऐसा यूनिट्स के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड यूज करते हैं, तो आप लोगों को भी सेकंड यूज करनी है इसके अंदर। तो 10 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट्स के अंदर कितने होंगे 60 सेकंड होते हैं, तो कितना हो जाएगा 600 हमारे पास सेकंड आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ई क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट है हमारा। और यदि ये आप लोगों को नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, हमने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के अंदर इक्विवेलेंट वेट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है वो चीज़ देखिए भी, वैसे भी यहाँ पर भी समझ में आ जाएगी आप लोगों को, लेकिन यदि आप पूरा डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर भी एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब जिसकी बात कर रहे हैं उसी का एटॉमिक मास लेंगे, कॉपर का एटॉमिक मास, ये हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर दिया होता है। और डिवाइड बाय में हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कह दें या एटॉमिकसिटी, एसिडिटी, बेसिकसिटी, जो भी आप कहना चाहें उसको बोल सकते हैं। मैं इस टाइम पे इसकी वैलेंसी बोलूंगा। अब आपको पता है भी जो कॉपर है हमारा, ये जो कॉपर दे रखा है आप लोगों को, ये कॉपर सल्फेट है हमारा किस फॉर्म में, CuSO4 में है। और एक्वस सोल्यूशन है तो ये मतलब साल्ट की फॉर्म में, या साल्ट की फॉर्म में तो Cu2 पॉजिटिव अलग रहेगा, SO4 2 नेगेटिव अलग रहेगा। अब इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, वो उसको आपने डिवाइड कर देना वहां पर रख के। तो क्या होगा, इसका होता है लगभग स्टूडेंट्स आप लोग को 63.5 बाय में 2 हो जाएगा इसका, क्या जो एटॉमिक मास 63.5 है, जबकि जो इसका जो वैलेंसी है वो 2 आ जाती है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। हमने क्या करना है, W की वैल्यू के अंदर पुट करना है। आई कितना है स्टूडेंट्स 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 600, ये कितना है इक्विवेलेंट वेट 300 बाय में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वो 63.5 इंटू में बाय में 2, और ये कितना था 96500। जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आता है हमारा 0.296 ग्राम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं भी समझ में आएगा, इससे इजी न्यूमेरिकल नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ भी क्या कहा है उन्होंने। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, 10 मीटर के अंदर 10 मिनट्स के लिए उसके अंदर क्या की गई है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। फिर उसके अंदर क्या किया गया बच्चों, 1.5 एम्पियर का करंट पास किया गया। तो मास ऑफ डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर ऑन इलेक्ट्रोड ये निकालना हमने। तो हमने अभी फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भी जो डिपोजिशन होती थी फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या आता था, जो W था हमारा मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस था I इंटू आई टी इंटू में डिवाइड बाय में 96,500। तो ये था हमारे पास 96 बाय में 500। तो हमने एम्पियर लिख लिया। अब हमें गिवन क्या था, करंट गिवन था, हमने लिख लिया। मिनट से सेकंड बना ली, हमने लिख लिया। इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को निकालना आना चाहिए। लगभग कॉपर का 2-4 ऐसे सब्सटेंस है जो इंपॉर्टेंट है, आयरन हो गया हमारा, जिंक हो गया, इन चीज़ों के आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो शुरू वाले 20-30 है उनका आप लोगों को लगभग याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये 30 के अंदर ही आते हैं, 30 के करीब आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये चीज़ है हमारा, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यानी कि यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाला तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू गिवन थी और इसको हमने कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स और भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, आप लोग आसानी से ट्राई कर सकते हैं और इनके बारे में सीख सकते हैं। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल रहेंगे आप लोगों के लिए, और इजी न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए ही हम हैं, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्होंने क्या कहा है, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो, यानी कि एक करंट है जो हमारा कितना हो रहा है 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से मैं गिवन सब्सटेंस का साथ साथ ही लिख ही देता हूँ, साथ में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और ये इक्वेशन भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन के अंदर आपको 3.10 के करीब ही मिलेगा, उसी के अंदर से है। उन्होंने क्या कहा है,
फ्लो थ्रो, अब का इफ ए करंट 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रो ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड थ्रो द वायर, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो ये चीज़ है। और एक क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2 आवर दे रखा है, और पूछा क्या है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें पूछी हैं आप लोगों को। तो आपको करंट का फॉर्मूला तो याद ही होगा स्टूडेंट्स, 10th क्लास के अंदर या हमारा शायद 9th या 8th के अंदर भी करंट के बारे में कुछ पढ़ते हो, तो हम कहते रहे भी जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ये चीज़ बड़ी थी। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या आ जाता था, I इंटू में T आता है। अब जो ये चार्ज है स्टूडेंट्स, ये चार्ज किस कारण होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण होता है। यानी कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया और ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसी चीज़ का तो कैलकुलेट करना है। यानी कि ये हमारी इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए, और 3 को 2 से हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, NE इंटू इज इक्वल टू IT। ये आ गया हमारे पास। तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। यानी देखकर लगने पे लगता है भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल के अंदर। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उतना ज़्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं इसके अंदर कुछ क्या कर रहा हूँ, टाइम था हमारा 2 आवर्स था, तो आपको पता है आवर्स के अंदर नहीं लेना। तो आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो लगभग कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 2 आवर के लिए पूछा है ना, तो ये आ जाएगा 7200 आ जाएगा हमारे पास, 7200 सेकंड आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को करंट दे ही रखा है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। करंट कितना है, 0.5 है, और ये कितना है, टाइम कितना है, 72 आवर्स है। तो इसको सेकंड से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर n आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू में 7200 इंटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारा क्या, 1.6 इंटू में 10⁻⁻90। ये ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको जब हम क्या करते हैं कैंसिल करेंगे या डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब ये जो है ये ऊपर चली जाएंगी और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 10⁻21 हो जाएगा। और जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी जो भी होगा तो आंसर आता है हमारा 2.25 इंटू में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। क्या किया है समझिए इसको, बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी करना नहीं है इसके अंदर, बस फॉर्मूले पता हों। और ये तो बेसिक सा फॉर्मूला था, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। उन्होंने पूछा था भी करंट इतना फ्लो हो रहा है, टाइम इतना लगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। तो हम बताने के लिए हमने क्या कर दिया, मुझे फॉर्मूला याद नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, करंट वाला लिखा। करंट वाला लिखने के बाद उसको चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब चार्ज किस कारण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पर शो करने के बाद हमने इसको बिल्कुल ईजी तरीके से कर दिया। अब है बच्चों भी, हाउ मैनी मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। अब देखिए थोड़े से और इंटरेस्टिंग सम आ रहे हैं हमारे पास और काफ़ी इजी होते हैं स्टूडेंट्स। बस न्यूमेरिकल को देखिए और महसूस कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए तो ज़रूर आपसे निकलता है। और कैलकुलेशन इतनी नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन छोड़ना नहीं है अभी, न्यूमेरिकल को पकड़े रखना है इसको और इसका गला घोट के ही मानना आप लोगों ने, यानी कि इसकी गर्दन पकड़े रहें। तो पूछा क्या है उन्होंने, पूछा क्या है 1 मोल ऑफ किसका, Al3 पॉजिटिव क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। यानी कि ये दे रखा है एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम का, और एक आप साथ में कर लीजिए किसका, कॉपर का कर लेते हैं हम, कॉपर से कॉपर पॉजिटिव, यानी 1 मोल Cu2 पॉजिटिव से कॉपर। ये यानी कि इसके अंदर क्या पूछा गया है वो चीज़ आप लोगों ने निकालनी है, यानी कि इसके अंदर पूछा गया भी कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर। तो आपको पता है भाई, अब रिएक्शन लिख देता हूं मैं पहले के लिए। एल्यूमिनियम ने क्या किया, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या हुआ, इसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, अब उसने कहा है रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस तो ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उसने, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं स्टूडेंट्स, 3 गेन किए हैं। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव किसके बराबर होगा, 3 मोल ऑफ किसके, यानी 3 मोल हमारे किसके, इलेक्ट्रॉन के,
3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन ले लेंगे हम। अब आपको पता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, तो ये किसके बराबर होता है, ये आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये क्या होगा हमारा 3 फेराडे के बराबर होता है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने याद रखना है भी क्या होगा, 3 मोल ऑफ का मतलब है 3 फेरा यानी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है फेराडे होता है। और फेराडे की वैल्यू आपको पता ही है कितने होते हैं, 96 इंटू में 500, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाता है हमारा 289,500 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा ऊपर वाला होगा उसके अंदर हम 2 वाला लिख लेंगे और वो भी बिल्कुल ईजी है। अब आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर MnO4 दे दे तो यहाँ पर Mn2 जैसे MnO4 नेगेटिव होगा, यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव है। तो आपको ये देखना भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है। अब यहाँ पर इसका +7 होता है, इसका +2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 5 मोल की हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। यानी कि बिल्कुल इजी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं और बिल्कुल आसान सी डेफिनेशंस दे रखी है इनकी, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम और करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो इन्होंने एक दे रखा है भी बिल्कुल इजी सा सम है वो भी, और सारे के सारे आसानी होते हैं, डिफिकल्ट कोई होता ही नहीं है। तो क्या कह रखा है भी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कॉलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। यानी कि इसने पूछा भी हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कॉलम, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बतानी है कूलम के अंदर, चार्ज के अंदर, फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, यानी कि 1 मोल किससे, H2O से 2 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करनी है। अब इसके अंदर हमें कितने नंबर ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी ये चीज़ हमने बतानी है इसके अंदर। तो ये भी बिल्कुल इजी सा सम है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा वाटर जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे। अभी इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं वो चीज़ भी देखनी है हमने। अभी यहाँ पर क्या बनता है, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, 2H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 निकलेंगे या 1 निकलेगा स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन की केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। वैसे ही आपको पता होगा, यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए H2O है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता था वो 2 नेगेटिव होता था, यहाँ पर 2H पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ऑक्सीजन से ऑक्साइड से इससे कहाँ पर जा रही है, इसके फॉर्म के अंदर जा रही है। अब यहाँ से न्यूट्रल फेज के अंदर जा रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करने पड़ेंगे। तो यही तो हमने लिखा है, और ये किसके बराबर हो गया, 2 मोल के बराबर हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था जो फेराडे कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 मोल के इक्वल हो जाता है। तो ये मोल के इक्वल आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्या हमने निकालना है, क्या हो जाएगा, जो हमारा n इंटू में जो नंबर ऑफ मोल इंटू में फेराडे हैं, तो 2 मोल है। फेराडे कांस्टेंट कितना है, 96,500, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका आंसर आएगा 19300 कूलम। क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ था, बिल्कुल भी नहीं था। बस आप लोगों को ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ये भी नहीं आ रही तो इतना तो पता होगा ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर जाने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के वो क्या करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।